नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। वो हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं। रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। क्या आप बिलीव करोगे, जिस इंसान ने नाइकी को बिल्ड किया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था और उसने अपनी बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिग्गी से शूज बेचने से की थी। ये कहानी है नाइकी का फाउंडर फिल नाइट की। फिल नाइट का जन्म 1938 में अमेरिका के एक छोटे से शहर पोर्टलैंड में हुआ था। बचपन से ही फिल बहुत तेज दौड़ता था और उसका सपना था कि वो एक महान एथलीट बन सके। स्कूल और कॉलेज में फिल ने रनिंग पर बहुत मेहनत की और कई रेसेस जीता। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और 1962 में उन्होंने MBA कंप्लीट किया। वो अभी भी रनिंग में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन एक सुबह प्रैक्टिस के दौरान उसने रियलिटी का सामना किया। अपनी पूरी जवानी रनिंग में लगाकर फिल अपने स्टेट का बेस्ट एथलीट्स में तो आ गए थे, लेकिन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का एथलीट वो नहीं बन पाए थे। सैडली ही वॉज गुड बट नॉट ग्रेट। वो अब 24 साल का हो चुका था और एथलीट्स में और आगे बढ़ने का मौका अब नहीं था। इसीलिए उस सुबह फिल ने अपने दिल पर पत्थर रखा ये सच मान लिया कि उसका एथलीट करियर यही ख़त्म होता है। फिल अपने सपने में फेल हो चुका था, लेकिन अब भी वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसे स्पोर्ट्स के करीब रखे। हर रनर की तरह फिल का अपने रनिंग शूज के साथ एक गहरा रिश्ता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अब शूज का बिजनेस करेंगे। दोस्तों, जब फिल MBA कर रहे थे तो उन्हें स्मॉल बिजनेसेस और मार्केटिंग प्लान के बारे में एक असाइनमेंट करने को मिला, और क्योंकि फिल को शुरुआत से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए फिल ने उस असाइनमेंट में जूते के बिजनेसेस के बारे में लिखा। जापान के कैमरेस ने जिस तरह जर्मन के कैमरेस को रिप्लेस किया है, क्या उसी तरह जापान के स्पोर्ट्स शूज़ जर्मनी के स्पोर्ट्स शूज़ की जगह ले सकता है? असल में दोस्तों, उस समय जापान के कैमरेस अमेरिकन मार्केट में आते ही जर्मनी के कैमरेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर चुके थे। ऐसे में फिल को इस बात पर यकीन था कि जापान के जूते भी अमेरिका में इसी तरह का कारनामा कर सकता है। और 1962 में पढ़ाई पूरी होने के बाद फिल के दिमाग पर इस बात को हकीकत में बदलने का जुनून सवार हो गया। हालांकि उस समय खेलकूद के लिए जापानी शूज़ का ज़्यादा प्रचार नहीं था। फिल ने यह सोच सिर्फ कुछ सोल्डर को जापानी जूते पहनते देखा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान से अमेरिका वापस आए थे। इसीलिए फिल कैसे भी करके जापान के जूते को अमेरिका में लाना चाहते थे। उन्हें ये बात अच्छी तरह पता था कि इस काम के लिए उन्हें किसी जापानीज कंपनी से कांटेक्ट करके और उनका माल अमेरिका में इंपोर्ट करना होगा। फिल को इस बिजनेस का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्हें अपने पर पूरा यकीन था कि वो इस काम को कर लेंगे। इसीलिए नवंबर 1962 के दौरान वो एक टूरिस्ट के रूप में जापान चले गए। जापान पहुंचने के बाद उन्होंने जूते के अलग अलग ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इसी खोजबीन के दौरान उनकी नज़र ओनित्सुका टाइगर नाम की एक स्टोर पर पड़ी। ये कंपनी उस समय जापान के अंदर बेहद हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स शूज के लिए जानी जाती थी। फिल को इस कंपनी का जूते इतना पसंद आ गया कि उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि वो इस ब्रांड के जूते अमेरिका में इंपोर्ट करेंगे। और इसी इरादे के साथ फिल झूठ-मूठ ब्लू रिबन स्पोर्ट नाम की एक अमेरिकन कंपनी का मालिक बन गए, जबकि इस नाम की कोई भी कंपनी उस समय दुनिया में नहीं थी। इस तरह खुद को एक अमेरिकन शूज डिस्ट्रीब्यूटर बताकर उन्होंने ओनित्सुका टाइगर कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग फिक्स कर ली। इस मीटिंग में उन्होंने ओनित्सुका के मालिक के सामने खुद को ओनित्सुका के अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रपोजल रख दिया। कंपनी के मालिक ने फिल के जबरदस्त कॉन्फिडेंस को देखते हुए ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और इसी तरह बिना किसी एक्सपीरियंस के सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर फिल ओनित्सुका टाइगर के पहले अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इसके बाद कंपनी के तरफ से 12 जोड़ी जूते उन्हें उनकी पहली शिपमेंट में 1965 में प्राप्त हुए, और इसके बाद उन्होंने जूते का बिजनेस शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय फिल जापानी जूते को अपनी कार की डिग्गी में रखकर अलग अलग रेस ट्रैक पर भेजने जाते थे, लेकिन फिल को समझ आ गया कि उनका ये जूते बेचने का तरीका बिल्कुल भी सिकेबल नहीं था। इसीलिए फिल सलाह के लिए अपने कॉलेज का कोच बिल बोअरमैन के पास गए, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ वही एक इंसान थे जो जूते के बिजनेस के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे। दोस्तों, फिल बोअरमैन को जब वो जापानी जूते दिखाया तो उन्हें वो जूते इतना पसंद आए कि उन्होंने उसी वक्त फिल के बिजनेस पार्टनर बनने का फैसला कर लिया। इसके बाद 1964 में दोनों ने $500 मिलाकर ब्लू रिबन स्पोर्ट नाम की एक फुटवेयर कंपनी की शुरू की। ये सारे पैसे यानी $1000 उन्होंने जापान से 300 जोड़ी जूते मंगवाने में खर्च कर दिए। अब क्योंकि बोअरमैन उस समय अमेरिका के एक मशहूर कोच थे जिनका बहुत से एथलीट के साथ पुराना कनेक्शन था, ऐसे में उन्हें 300 जोड़ी जूते बेचने में सिर्फ 2 महीने का ही समय लगा। इस तरह अपने पहले साल में उन्होंने कुल मिलाकर 1300 जोड़ी जूते बेचा, जिससे उन्हें लगभग $8000 की कमाई हुई, और अगले साल ये कमाई बढ़कर $20000 तक पहुंच गई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 1966 में उन्होंने कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में अपना पहला स्टोर ओपन किया। दोस्तों, फिल की कंपनी अब चल निकली थी और जिनका शूज़ हमेशा हाई डिमांड में रहने लगा था, लेकिन इस कंपनी को चलाने में जितना योगदान फिल का था उतना ही बिल बोअरमैन का भी था,
क्योंकि एक तरफ फील बिजनेस ऑपरेशन संभालते थे और वही दूसरी तरफ बोवरमैन इनोवेशन के सारे काम करते थे। और दोस्तों ये बोवरमैन ही थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर पहली बार जॉगिंग का ट्रेंड शुरू किया था। दरअसल बोवरमैन जूते के लिए शुरुआत से ही काफ़ी फैसिनेट थे। जब भी ओनित्सुका कंपनी से कोई नए शिपमेंट आती थी तो वो उनमें से कुछ जूते काट कर अंदर से देखते थे कि कैसे बनाया गया है और नए तरीके और सजेशन को लिखकर ओनित्सुका कंपनी को भेज देते। यानी एक तरीके से वो जापानीज़ कंपनी के लिए फ्री में जूते का डिज़ाइनिंग और इनोवेशन के काम कर रहे थे। वैसे दोस्तों ये बोवरमैन की डिज़ाइन ही थी जो ब्लू रिबन स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम मार्केट में लेकर आई, क्योंकि 1959 के बेस्ट सेलिंग शूज़ कॉटेज उन्होंने ही डिज़ाइन किया था और इस जूते की वजह से 1969 में ब्लू रिबन स्पोर्ट ने $3 लाख की सेल की थी। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कॉटेज शूज़ का फेमस होने पर उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। असल में मार्केट में कॉटेज की डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ओनित्सुका कंपनी का शिपमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो थी। ओनित्सुका पहले जापान की लोकल मार्केट की डिमांड पूरी करती थी और जो माल बचता था उसे अमेरिका भेजा जाता था। ऐसे में फील और बोवरमैन अपनी मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर से आगे बढ़कर खुद को एक मैन्युफैक्चरर बनना होगा। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ओनित्सुका कंपनी के साथ अपना कॉन्टैक्ट ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। आखिरकार 1971 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स और ओनित्सुका टाइगर के बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और फिर ब्लू रिबन स्पोर्ट ने अपनी खुद के शूज़ बनाने पर काम शुरू किया। दोस्तों हैप्पी लक से अगले साल ही यानी 1972 में म्यूनिक के अंदर ओलंपिक होने वाले थे। ऐसे में बोवरमैन के पास उन्हें अपनी खुद की नए जूते डिजाइन करने का काफ़ी समय भी था। इसके बाद 30 मई 1971 का दिन एक एम्प्लॉय के सजेस्ट करने पर कंपनी के नाम आधिकारिक तौर पर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से बदल कर नाइकी कर दिया गया, जो कि मैथोलॉजिकल ग्रीक गॉडेस के नाम पर रखा गया। इसके बाद फील को कंपनी के लिए एक लोगो की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए करीब में मौजूद पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी गए और वहाँ की कैरोलिन डिविसन नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर से सिर्फ $35 में एक लोगो तैयार कर लिया। इस तरह नाइकी को अपने विश्वविख्यात द शूज नाम का एक लोगो मिला, जो आगे चलकर इस कंपनी का पहचान बना। इस तरह दोस्तों कंपनी का नाम और लोगो मिलने के बाद फील और बोवरमैन पूरी तरह तैयार थे और इस बार वो पहले की तरह किसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं बंधे थे। यही वजह थी कि 1971 में ओनित्सुका कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद नाइकी का सेल्स कई गुना ज़्यादा बढ़ गए और फिर इसके बाद इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 के आसपास नाइकी ने फुटवेयर के अलावा क्लोथिंग और ट्रैकसूट जैसे कई आइटम को अपने बिजनेस में ऐड कर लिए, जो उस समय के अमेरिकन यूथ ने बहुत पसंद किया। इसके बाद आगे चलकर 1984 में फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को कंपनी के प्रमोशन के लिए साइन किया गया। ये प्रमोशनल कैंपिंग इतना सक्सेस रहा कि 1989 में नाइकी अमेरिका के सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी बन गई। फिर आगे चलकर टाइगर वुड्स, राफेल नाडाल, सेरेना विलियम्स, विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी इस ब्रांड की पहचान बन गए। इस सब की वजह से नाइकी ने कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ। दोस्तों आज के समय में इसकी नेटवर्थ लगभग $110 बिलियन के आसपास है और आज नाइकी दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट बेचता है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।